मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है बारंबार। साथियों, आप लोगों ने वाकई में ही मेरी मेहनत को बहुत सराहना की है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथियों, जो ये नोट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसके लिए मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। एक का तो मेरे पास फोन तक भी आ गया है कोचिंग का, तो कि सर आप जो है ना गलत कर रहे हो। आप बताइए ये नोट्स जो है आप कितने में दे रहे हो, लेकिन हम आपकी जो है हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, आप इसकी जेरोक्स नहीं करवा सकते। इस तरह से मेरे ऊपर दबाव तक भी बनाया जा रहा है कि आप जो है ये नोट्स नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये साथियों मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। साथियों, ये नोट्स जिस बंदे ने पढ़ लिया, ये हजारों रुपए के जो नोट्स हैं, मैं आपको दावा कर रहा हूँ मैंने इन नोट्स से पढ़ा है, और कितने ही विद्यार्थियों को मैंने ये नोट्स दिए हैं। ठीक है। लेकिन साथियों, आप लोगों को मैं ये पढ़ा रहा हूँ, और जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आपको मैं इसकी पीडीएफ जरूर शेयर करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जिस भी स्टूडेंट को मेरे नोट्स मिले, एक बार अगर वो देखे तो जरूर कमेंट करें कि कैसे उसको लगे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, प्यार दीजिए। आपका जो प्यार है मुझे यही प्रोत्साहित और उत्साहित करता है। ठीक है साथियों, आपका साथ है तो मुझे किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, और ना मैं डरूंगा, मैं ये पढ़ाता रहूंगा। ठीक है मित्रों, चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। आदिकाल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब आदिकाल हमारा शुरू होता है। ठीक है, आदिकाल का जो सीमांकन है सबसे पहले वो देखेंगे। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा जो आदिकाल का सीमांकन किया गया था वो 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रखा। इसके बाद में मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का सीमांकन किया था 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक इन्होंने सीमांकन किया। इसके बाद में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सीमांकन किया गया आदिकाल का 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक किया था। इसके बाद में आते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का सीमांकन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक रखा। इसके बाद में डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक आदिकाल का सीमांकन किया। यानी कि आदिकाल का प्रारंभ और आदिकाल का अंत जो है इन सभी ने ऐसे माना है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा साथियों 643 से 1400 ईस्वी, मिस्र बंधुओं ने 643 से 1389 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन ने 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, और डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक जो है आदिकाल का सीमांकन माना है साथियों। तो ये बात भी आप लोग याद रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मैं आपका टाइम खराब यहाँ पर नहीं करूंगा, आलतू फालतू बातें मुझे आती भी नहीं है और मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है और आपसे बढ़कर इस प्रेजेंट टाइम कोई भी बड़ा ज्ञानी नहीं है। जो मेहनत कर रहा है बेरोजगार, उसके अलावा ये सोचिए कि जिंदगी में उससे ज्यादा महान व्यक्ति कोई नहीं है, बस वो मेहनत की खाना चाहता है। तो आदिकाल का नामकरण मैंने आपको बताया था साथियों, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पर दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर सारा कुछ समेट करके एक जगह लिखा हुआ है कि आदिकाल का नामकरण, और आपसे पेपर में पूछा भी जाता है। एक प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से आता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही बोला था। आचार्य शुक्ल के द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बीज वपन काल कहा गया आदिकाल को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा आदिकाल को संधि व चारण काल कहा। तो साथियों क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि संधि व चारण काल आदिकाल को किसने कहा? तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। बीजवपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा है सिद्ध सामंत काल। ठीक है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को कहा है आरंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को कहा है प्रारंभिक काल या शून्य काल। याद हो जाएगा। चलिए मित्रों, अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी आदिकाल को अपभ्रंश काल ही कहा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने आदिकाल को चारण काल कहा।
और संधि व चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था, और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने आदिकाल को चारण काल ही कहा है साथियों, ठीक है। और डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ के द्वारा आदिकाल को अंधकार काल कहा गया है। याद रख लीजिएगा, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा है, और डॉक्टर राम शंकर शुक्ल ने आदिकाल को जय काव्य काल कहा। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा। डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा था। तो साथियों, आदिकाल का नामकरण किस किस लेखक कवि ने जो है आदिकाल का नामकरण किस नाम से किया, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। तो एक बार फिर देख लीजिए जल्दी से। आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि व चारण काल। राहुल सांकृत्या ने सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने चारण काल। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल ने जो है जय काव्य कहा है आदिकाल को, ठीक है। और राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल। डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने आदिकाल को संक्रमण काल के पुकारा है मित्रों। चलिए और देखिए, आदिकाल को मोहन अवस्थी के द्वारा आधार काल कहा गया। शंभुनाथ सिंह के द्वारा प्राचीन काल कहा गया। वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल कहा। राम प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को संक्रांति काल कहा। शैलेश जैदी ने आदिकाल को आविर्भाव काल कहा। हरीश ने आदिकाल को उत्तर अभ्रंश काल कहा है। बच्चन सिंह ने आदिकाल को अभ्रंश काल यानी कि जातीय साहित्य का उदय बताया है। श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को वीर काल या अभ्रंश काल कहा। और पुरानी हिंदी काल जो है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने भी कहा है। तो साथियों, ये 24, अब बताइए कहाँ से क्वेश्चन जाएगा, बाहर जाएगा क्या क्वेश्चन? आप खुद भी सोचिए, क्या क्वेश्चन बाहर जाएगा इससे? नहीं जाएगा ना। तो आप खुद को जब पता लग रहा है कि सर बाहर जाने वाला नहीं है, तो आपकी मेहनत जो मैं मान रहा हूं साथियों, आप वाकई में बहुत ही तगड़ी मेहनत कर रहे हो। और साथियों, एक एक पॉइंट, एक एक नोट्स जो है मेरे जीवन में मैंने बहुत काम आए ये, और इतने बढ़िया नोट्स हैं, आपको खुद को भी लग रहे होंगे। अगर यार आपको अच्छा लगे जरूर कमेंट कीजिए यार साथियों। और पहली बार अगर वीडियो को देखते हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यार मित्रों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। आदिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियां। अब आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां साथियों यहां पर दी गई है। ये 3 प्रवृत्तियां आदिकाल की सबसे मुख्य है। लास्ट में मैं बहुत सारी प्रवृत्तियां आदिकाल की बताऊंगा, लेकिन इन 3 प्रवृत्तियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन सी प्रवृत्ति? सबसे पहले आदिकाल में वीर गाथात्मक भावना बहुत ज्यादा रही है। क्यों रही है? क्योंकि रासो रचनाओं में ये सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसके बाद में धार्मिकता इसमें बहुत रही, क्योंकि ये सिद्ध और जैन रास रचनाओं में देखी गई है। श्रृंगारिकता बहुत रही, विद्यापति की पदावली पूरी श्रृंगारिकता के आधार पर लिखी गई थी, इस वजह से। तो वीर गाथात्मकता, धार्मिकता और श्रृंगारिकता आदिकाल की सबसे 3 मुख्य प्रवृत्तियां ये रही है। ये तो आपको याद होनी ही चाहिए मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे। अरे कहने दो कहने वालों को, मैं डरने वाला नहीं हूं, और ना मैं इन नोट्स को कभी मैं बेचूंगा। ये मेरी मेहनत है, ये केवल आप लोगों के लिए ये मेहनत है साथियों। आपका साथ मुझे मिलता रहेगा, मुझे कोई डर नहीं है, किसी की मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आदिकालीन साहित्य का काल विभाजन। अब आदिकालीन साहित्य का काल विभाजन हम लोगों ने कैसे किया, आदिकाल को कैसे बांटा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश भाषा साहित्य को जो है हिंदी साहित्य में स्थान प्रदान किया है। यानी कि अपभ्रंश भाषा साहित्य को हिंदी साहित्य में उन्होंने प्रदान किया है स्थान। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है आदिकालीन साहित्य को। रासो साहित्य में, रास साहित्य जिसको हम जैन साहित्य भी कहते हैं, सिद्ध साहित्य जिसको हम बौद्ध साहित्य भी कहते हैं, और एक है नाथ साहित्य।
साथियों, आदिकाल को इसे कहते हैं लोग, आदिकाल को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अरे आदिकाल को जो है साहित्य को जो है चार भागों में विभाजित किया गया है। रासो साहित्य में, रास साहित्य में, सिद्ध साहित्य में और नाथ साहित्य में। तो याद रखना साथियों, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी यहाँ पर रासो साहित्य को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? रासो साहित्य को। और यहां से एक प्रश्न आपको जरूर पेपर में देखने को मिलता है। एक प्रश्न निश्चित रूप से आपको यहाँ पर पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे रासो साहित्य की। तो रासो जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए यह भी पता होना चाहिए रासो शब्द की जो उत्पत्ति है, जो इसकी रचना है, वो कैसे हुई। तो कोई तो कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से जो है रासो शब्द को लिया है। इसके बाद में कोई कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है रासो शब्द को रासक से लिया है, सही माना है। तो साथ ही उन्होंने पहले रासक को रासह, रासा, रासो इस तरह से माना है। तो रासक से पहले रासह हुआ, फिर रासा हुआ, फिर रासो कर दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द को कहां से प्राप्त किया। तो रासक शब्द से प्राप्त किया है रासो शब्द को। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे से मानी है? रासक शब्द से मानी है। आगे बात समझ में। गार्सद तासी ने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति राजसु या फिर राजसूय शब्द से मानिए। कविराय श्यामल दास ने रासक शब्द की कविराय श्यामल दास ने, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रहस्य शब्द से मानी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से मानी गई है। पंडित हर प्रसाद शास्त्री, श्री विंदेश्वरी प्रसाद के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति राज ये शब्द से मानी गई है। तो मित्रों, इन बातों को सबको आप ढंग से याद कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब रासो साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है? देखो, एक एक बात, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर निचोड़ के रख दिया है। अब आपको प्यार देना है, आपको ही देखना है क्या करना है क्या नहीं करना। भैया मैं तो मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो रासो शब्द की विशेषताएं क्या क्या रही? सबसे पहले विशेषता है, यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा रचा गया। ये सबसे मुख्य बात याद रखना कि जो रासो साहित्य है, सबसे मुख्य बात है कि ये चारण कवियों के द्वारा रचा गया है। मित्रों, किसके द्वारा? चारण कवियों के द्वारा, जिसमें इनकी संकुचित मानसिकता पर का प्रयोग देखने को मिला है। इनकी कौन सी मानसिकता? संकुचित मानसिकता, इनका प्रयोग देखने को मिला है। आगे नंबर 2 पे बात करेंगे। रासो साहित्य में इसमें युद्ध व प्रेम का वर्णन किया गया है। सबसे मुख्य बात है ये, एक तो चारण कवियों के द्वारा लिखा गया, एक है युद्ध और प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। तो मित्रों, ये चीज आप जरूर देखिएगा, नोट कीजिएगा, सबसे मुख्य बातें हैं। दूसरी बात, रासो साहित्य में श्रृंगार और वीर रस। देखो, सबसे पहले बात तो यह है कि रासो साहित्य में चारण कवियों ने इसको रचा। इसमें युद्ध और प्रेम का वर्णन है। जब प्रेम का वर्णन है तो श्रृंगार का भी श्रृंगार रस आएगा। जब युद्ध का वर्णन है तो वीर रस आएगा। तो जब युद्ध और प्रेम का वर्णन है तो श्रृंगार और वीर रस तो इसमें आएगा ही ना आएगा भैया, प्रधानता इसकी रहेगी रहेगी। अगली विशेषता आती है, इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का वर्णन है। इन रचनाओं में जो है रासो साहित्य में जो भी रचनाएं हैं उसमें डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें अधिकांश रचनाएं अर्ध प्रमाणिक मानी गई हैं। ये बात ध्यान रखना, रासो साहित्य की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो अर्ध प्रमाणिक मानी गई हैं। चलिए अगला पॉइंट आता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही है, एक साथ लिख दिया मैंने यहां पर ताकि आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले रचना आती है पृथ्वीराज रासो, जो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने लिखी। दूसरी रचना है बीसल देव रासो, जो किसने लिखी? नरपति नाल ने लिखी है। तीसरी है परमार रासो, जो जगनिक ने लिखी है।
चौथी है हमीर रासो जो सारंगधर ने लिखी। इन सबके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं साथियों। ये तो एक साथ इसलिए लिखी भाई, एक साथ कम से कम रचना और उसके राइटर का नाम तो याद हो जाए। ठीक है ना। तो पांचवा नंबर पर है खुमान रासो, दलपत विजय ने लिखी। विजयपाल रासो नल सिंह भाट ने लिखी है। बुद्धि रासो जल्लड़ ने लिखी है। साथियों, यूट्यूब चैनल पर जो जो पढ़ा रहे हैं ना, मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो पढ़ा रहे हैं, और आपने देखा भी होगा, पढ़ाते पढ़ाते साहब अपना मेरा टाइम बढ़ जाए। अरे यार एक बात बताओ, तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, अरे भगवान आपको बहुत दे रहा है यार, बच्चों के लिए टाइम खराब क्यों कर रहे हो? बातें करने लग जाएंगे, वो करने लग जाएंगे, लेकिन आपका फिर आप देख ही रहे हो ना लाइव। तो ये मैं नहीं करूंगा साथियों, आप निश्चिंत रहिए बस। आगे है मुंज रासो, जो इसका अज्ञात है, इसका मिला नहीं है। तो याद रखना, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने, विसल देव रासो नरसिंह ने, नरपति नाल ने, परमार रासो जगनीक ने, हमीर रासो सारंगधर ने, कुमार रासो दलपत विजय ने, विजयपाल रासो नरसिंह भाट ने, और बुद्धि रासो जो किसने लिखी है, जल्लण के द्वारा लिखी गई है। ये आपको याद होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, पहली रचना थी पृथ्वीराज रासो। देखो केंद्रीय विद्यालय में बहुत पूछा जाता है इसको, मैंने केवीएस की तैयारी भी करी थी तो उस समय लिखा था मैंने ये। तो पृथ्वीराज रासो साथियों, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, चंद्रबरदाई हैं। और चंद्रबरदाई को जो है छप्पे का सम्राट कहा जाता है। याद हो जाना चाहिए ना बातें। तो चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो को लिखा। और चंद्रबरदाई को जो है किसका सम्राट कहा जाता है, छप्पे का सम्राट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मित्रों, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। और ये डिंगल पिंगल शैली के बारे में तो आपको पता है ना। तो डिंगल शैली में बता देता हूं आप लोगों को, जो डिंगल शैली है वो राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। और साथियों अपभ्रंश के साथ, जो डिंगल शैली है ना वो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मिश्रण से बनी है। और जो पिंगल शैली है साथियों, वो अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रण से बनी है। ठीक है ना, याद रख लेना। डिंगल शैली अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रण से, और पिंगल शैली अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रण से बनी है। ठीक है, याद हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया पहला कवि कौन था, क्या था। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां भी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। और अब हम लोग पढ़ रहे थे रासो साहित्य। रासो साहित्य मैंने उद्भव आपको बता दिया। ठीक है। प्रमुख विशेषताएं बता दी आपको। अब हम लोग चल रहे थे यहाँ पर पृथ्वीराज रासो। अब देखो पृथ्वीराज रासो जो है साथियों, ये आपको इसके बारे में बहुत कुछ ज्ञान नॉलेज ध्यान रखनी है। ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई ने लिखा, और पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई को छप्पे का सम्राट कहा जाता है। ठीक है। अब चंद्रबरदाई का जो जन्म हुआ है ना साथियों, चंद्रबरदाई का जो जन्म हुआ था, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा थोड़ा। 1168 ईस्वी में, 1168 ईस्वी में हुआ था साथियों। भट्ट जाति में, किस जाति में हुआ था ये, भट्ट जाति में हुआ था। ये भी अगर याद रखना चाहो तो रख लो, मैं तो बता रहा हूं देखो। ठीक है ना, भट्ट जाति में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ था इनका जन्म, लाहौर में हुआ था चंद्रबरदाई का जन्म। ठीक है। तो ये बात आप याद रखना भाई। किसके अनुसार बता रहा हूं मैं ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बता रहा हूं मैं। ठीक है। तो चंद्रबरदाई को छप्पे का सम्राट कहा जाता है। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य तथा चंद्रबरदाई प्रथम कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है पृथ्वीराज रासो को साथियों जो है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना। और चंद्रबरदाई को जो है प्रथम महाकवि माना है, किसके द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है। याद हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है। और जो इनका काव्य का जो स्वरूप है, वो है साथियों प्रबंधात्मक श्रेणी में ये लिखा गया है। किस श्रेणी में, प्रबंधात्मक, प्रबंधात्मक श्रेणी में ये लिखा गया है। रचना का प्रकार है मुक्तक रहा है, किसके अनुसार, नरोत्तम स्वामी के अनुसार।
जो पृथ्वीराज रासो जो रचना है ये मुक्तक शैली में लिखी गई है। ये किसने मानी है? नरोत्तम स्वामी ने मानी है। इस रचना में यानी कि पृथ्वीराज रासो में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की और श्रृंगार रस की। देखिए साथियों, इसमें वीर यानी कि इसमें युद्ध और प्रेम का वर्णन हुआ है, तो वीर रस आएगा, युद्ध का वर्णन हुआ है। और प्रेम की बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे तो फिर श्रृंगार रस की भी बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो दो रस हैं इसमें। अलंकार की बात अगर करते हैं तो इसमें जो अलंकार का प्रयोग हुआ है, एक तो है अनुप्रास अलंकार और एक है साथियों यमक अलंकार। ठीक है, दो अलंकार इसमें प्रयोग में हुए हैं सबसे ज्यादा। छंद जो है इसमें रहा है छप्पे का सम्राट, आपको पता है किसको कहा जाता है? चंद्रबरदाई को। तो इसमें छप्पे छंद का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो का जो काल विभाजन किया गया है साथियों, 69 समयों में किया गया है। यानी कि 69 समयों में, यानी कि 69 सर्गों में या 69 खंडों में, कैसे भी आप लोग बता सकते हो। इसकी जो भाषा रही है किसकी? पृथ्वीराज रासो की राजस्थानी व ब्रज भाषा रही है। अब मैंने आपको बोला था राजस्थानी और ब्रज भाषा, यानी कि साथियों पिंगल भाषा रही है। कौन सी? पिंगल में लिखा गया है इसको। तो राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है इसमें। और पिंगल का आप सबको पता है ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसकी जो शैली है वो पिंगल शैली में लिखा गया है इसको। अब इसमें नायक कौन है? इसमें नायक है पृथ्वीराज चौहान और नायिका रही है संयोगिता। नायिका इसमें कौन है साथियों? संयोगिता रही है, ये ध्यान रखना। देखिए साथियों, मैंने एक एक बात पृथ्वीराज रासो से आपको बता दी है। अब इससे बार कहाँ से क्वेश्चन जाएगा रे भाई, बताओ बताओ। प्रधान रस, अलंकार, छंद, काल विभाजन, भाषा, शैली, नायक, नायिका सब बता दिया मैंने। कहाँ से जाएगा बताओ? इससे बेस्ट क्या हो सकता है? पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई पूर्ण नहीं कर पाए थे। इस ग्रंथ को उनके पुत्र जल्लण के द्वारा पूरा किया गया था। ये लो साहब, इसको भी बता दिया मैंने। और क्या चाहिए भैया आपको? इसको पूरा नहीं कर पाए थे वो, तो इनके पुत्र थे जल्लण, उन्होंने पूरा किया था। जो संयोगिता थी ना साथियों, वो अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के दो पौत्र थे सोमेश्वर, उनके पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान। और जो नायिका संयोगिता थी वो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। ठीक है, याद हो जाएगा। कैमास वध प्रसंग इसी ग्रंथ में मिलता है। याद रख लेना, जो कैमास वध जो प्रसंग है वो पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज रासो में मिलता है। कहा गया है पुस्तक जल्लण हत दे चली गज्जन नृप काज। ये क्वेश्चन बहुत आता है, पुस्तक जल्लण हत दे चली गज्जन नृप काज। बहुत तगड़ा प्रश्न आता है यहाँ से। आगे बात करते हैं अब। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुख सुखी संवाद कहा। क्या कहा? सुख सुखी संवाद कहा है। ये याद रखना भैया। जो पृथ्वीराज रासो रचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना को सुख सुखी संवाद कह के पुकारते हैं। अब देखो, पृथ्वीराज रासो के प्रमाणिकता के संबंध में अलग अलग मत है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तीन मत हैं, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रामाणिक। यानी कि अप्रमाणिक इनको कौन कौन मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है और प्रमाणिक कौन मानता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन है। अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकारों के बारे में बात करेंगे। तो अप्रमाणिक में राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा अप्रमाणिक, कविराज मुरारी दान और श्यामल दान, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर उलर और मोतीलाल मेनारिया। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो ये तक कह दिया कि ये ग्रंथि पूरा जाली है। और सबसे पहले अप्रमाणिक मानने वाले जो राइटर हैं वो डॉक्टर उलर है, जो विदेशी राइटर थे। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं साथियों, इसकी ट्रिक भी मैंने बना रखी है। देवी राम श्यामल हीरा भूल गया, देवी राम श्यामल हीरा भूल गया। तो देवी राम से क्या हो जाएगा साथियों? आप ध्यान रखिए, देवी राम से मुंशी देवी प्रसाद, राम से क्या हो जाएगा साथियों? रामचंद्र शुक्ल, श्यामल से श्यामल दास, मुरारी दास श्यामल दास, हीरा से गौरी शंकर हीरानंद,
भूल गया, बूलर। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है भाई। तो अप्रमाणिक मानने वाले पृथ्वीराज रासो को राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दूसरा है कविराज मुरारी दान और श्यामल दान। तीसरा है मुंशी देवी प्रसाद। चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने तो पूरे ग्रंथ को ही जाली बता दिया। और सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर उलर थे, बुलर। और एक है मोतीलाल मेनारिया। इस ग्रंथ को अप्रमाणिक मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन रहे? डॉक्टर उलर रहे साहब। आगे अब बात करेंगे नंबर 2 पर। अर्ध प्रमाणिक, सबसे पहले अप्रमाणिक फिर अर्ध प्रमाणिक पे आ जाइए। अर्ध प्रमाणिक किस किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा, मुनि जिन विजय के द्वारा और अगरचंद नहाटा के द्वारा। इन चारों राइटरों ने जो है अर्ध प्रमाणिक माना है किसको? पृथ्वीराज रासो को। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय और अगरचंद नहाटा। इनकी भी ट्रिक है, विजय हजारों ने सुनी, विजय हजारों ने सुनी। तो ये ट्रिक भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे बात करेंगे अब प्रमाणिक मानने वाले। प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन है? प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नगेंद्र और जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। साथियों, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन हैं। तो प्रमाणिक मानने वाले एक बार फिर बता रहा हूँ, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टोड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नगेंद्र, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। मित्रों, इनको याद रख लीजिएगा आप। तो प्रमाण लोके, देखो, प्रमाण लोके, प्रमाण लेके मोहे श्याम मिस करे। ये ट्रिक भी मैंने इसमें बना रखी थी, प्रमाण लेके मोहे श्याम मिस करे, तो याद हो जाएगा क्या? ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा था। डॉक्टर नगेंद्र जो है इस रचना को क्या कह के पुकारते हैं? घटना कोश कह के पुकारते हैं साथियों। और याद रखना, प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक कौन कौन किस किस में है साथियों। एक साथ एक पेज बना लीजिए, प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक, इस तरह से एक साथ लिख लीजिए और चिपका लीजिए अपने सामने, ताकि ये याद हो जाएगा। याद होने पर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मित्रों यार, जरूर बताइएगा ये नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा यार। ठीक है, और पूरे देखिएगा, पूरे पूरे नोट्स देखिएगा। आपको अगर आपका जीवन न संवर जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है साथियों। ठीक है, और यार चैनल को, जिस वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए आप। मैं इतना कर रहा हूँ यार, इतना तो कर दीजिए आप प्लीज। ठीक है, और लोगों की धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, आपका साथ मुझे मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हस्तलिखित प्रतियों के 4 रूपांतरण प्राप्त हुए हैं। इसके जो हस्तलिखित प्रतियां हैं, 4 रूपांतरण प्राप्त हुए। वृद्ध रूपांतरण, जिसमें 69 समय है और 16,300 छंद है। 16,306 छंद हैं इसमें। ये वृद्ध रूपांतरण है। इस संस्करण का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ तथा इसकी हस्तलिखित प्रति अभी उदयपुर में संग्रहालय में लिखी हुई है। दूसरा, मध्य रूपांतरण प्राप्त हुआ, जिसमें 7,000 छंद हैं। इसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो अबहोर एवं बीकानेर में सुरक्षित है। आगे है साथियों लघु रूपांतरण। इसमें 19 समय में प्राप्त हुआ था, 3500 छंद इसमें थे। इसकी हस्तलिखित प्रति साथियों बीकानेर में रखी हुई। इनमें से नहीं आता कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। चौथा नंबर है लघुतम रूपांतरण, जिसमें 1300 छंद है। नोट, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो काव्य माना है। किसके? रूपांतरण को ही डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो है इस संस्करण को मूल रासो काव्य मान करके बोला था। आगे बात करते हैं। इसमें एक बात आई थी, एक थाल जन्म एक थाल मरण, यानी कि इसकी बात है उपयुक्त कथन, यानी कि एक थाल यानी कि एक साथ जन्म हुआ और एक ही साथ मरे हैं। कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, वो चंद्रबदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों मित्र थे। तो एक साथ इनका जन्म हुआ और एक ही साथ इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा भी कहा जाता है। तो एक थाल जन्म और एक थाल मरण, ऐसा भी हम लोग
ने पढ़ा है मित्रों। और डॉक्टर नगेंद्र जो है इस घटना को घटना कोश कह के पुकारते हैं। और साथियों, इसकी चार प्रकार से इसका रूपांतरण हुआ है: वृद्ध रूपांतरण, मध्यम रूपांतरण, लघु रूपांतरण और लघुत्तम रूपांतरण। तो एक थाल जन्म एक थाल मरण, इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय एक साथ जन्म और एक साथ मरण दोनों का हुआ। ये भी बहुत बड़ी घटना रही है। आगे बात करेंगे, कर्नल टोड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना। जो कर्नल टोड हैं, उन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज रासो रचना है, उसको एक ऐतिहासिक ग्रंथ कह के पुकारा। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील का महाकाव्य का। तो बाबू गुलाब राय थे, उन्होंने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। बाबू श्याम सुंदर दास, उदय नारायण तिवारी ने इस रचना को विशाल वीर काव्य कहा। याद रख लीजिएगा भैया, बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी है। कर्नल टोड जो है पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। बाबू गुलाब राय इसको स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, उदय नारायण तिवारी इसको विशाल वीर काव्य कहते हैं। तो ये यादें आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा पृथ्वीराज रासो के बारे में जितनी भी नॉलेज देनी थी मैंने आपको दे दी है। कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है मित्रों, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं बीसल देव रासो की। तो बीसल देव रासो सबसे पहले तो किसने लिखी, ये याद होना चाहिए, किसने लिखी है? नरपति। किसने लिखी? नरपति नालह के द्वारा ये रचना लिखी गई। कब लिखी गई? 1155 में, यानी कि 1212 विक्रम संवत में लिखी गई। इस रचना को मानने के पीछे निम्न उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। यानी कि कुल 1272 विक्रम संवत, 1200 विक्रम संवत, 1212 विक्रम संवत में लिखी। 1272 मजारी जेठ बदी नौमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभ सारटा टूटी ब्रह्म कुमारी। ये जो है साथियों, ये पूछ लिया जाता है कि ये किस रचना से संबंधित है और ये किसने लिखा है। तो साथियों 1272 यानी कि 1272 विक्रम संवत, 1212 जेठ बदी नौमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभ सारठा टूटी ब्रह्म कुमारी। तो ये किस रचना से संबंधित है? बिसल देव रासो से है। किसने लिखा? नरपति नाल के द्वारा लिखा। तो 1272 मजारी, इसमें तो 1272 विक्रम संवत की बात की जाती है, ये याद रखना भैया, ठीक है। अब बिसल देव रासो जो रचना है साथियों, उसमें एक तो श्रृंगार रस है। बिसल देव रासो रचना है, उसमें श्रृंगार रस तो आ रहा है, आ रहा है, ये देखो यहाँ पर। और एक प्रेम काव्य भी इसमें रहा है। अब श्रृंगार रस और प्रेम काव्य रहा है, तो फिर तुम भी सोचते हो कि ये श्रृंगार काव्य भी है। कुल छंद है इसमें 128। काव्य का जो स्वरूप है साथियों, मुक्तक ही रहा है। काव्य का स्वरूप कैसा रहा? मुक्तक ही रहा है। इसकी भाषा राजस्थानी रही है, ठीक है, याद हो जाएगा। इसकी जो भाषा है साथियों, वो राजस्थानी ही भाषा रही है, इसलिए याद कर लेना। अब इसमें क्या मुख्य बात है? राजमती से रूट कर बिसल देव उड़ीसा चले गए थे। राजमती से रूट करके बिसल देव कहाँ गए थे साथियों? उड़ीसा चले गए थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि राजमती से रूट, तो बिसल देव की जो रानी थी, जो बिसल देव की रानी थी, उसका नाम क्या था? राजमती। तो बिसल देव महाकाव्य में नायक और नायिका कौन रहे हैं? तो बिसल देव और राजमती रहे हैं, ठीक है। नायक थे ये अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तरते, जिनको हम विग्रराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनकी नायिका राजमती रही। कौन रही थी इनकी नायिका? राजमती इनकी नायिका थी। इसकी जो शैली है वो पिंगल शैली है। पिंगल शैली मैंने आपको बता दी थी। अपभ्रंश, पिंगल शैली कौन सी? अपभ्रंश प्लस साथियों ब्रज भाषा। अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा पिंगल शैली को बनाता है, ठीक है। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। सबसे पहले हिंदी में जो 12 मासा का वर्णन मिलता है वो बिसल देव रासो में मिलता है। ये केवल एक गए काव्य था, गीत काव्य इसको कहा गया है। आदिकाल की श्रेष्ठ काव्य करते भी इसको माना जाता है साथियों, बिसल देव रासो को, ठीक है। तो नरपति नाल ने लिखा 1272, मतलब विक्रम संवत 1272 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे।
और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इसका रचना काल जो है 16वीं शताब्दी मानते हैं। इसका रचना काल डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने 16वीं शताब्दी इसका रचना काल माना है। किसने? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने। यह ध्यान रखना, मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी इसका रचना काल मानते हैं साथियों। और इसका रचना काल मैं आपको बता देता हूँ बिसल देव रासो का। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचना काल, यानी कि प्रसाद गुप्त ने माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचना काल साथियों 14वीं शताब्दी माना है। तो प्लीज इन बातों को याद रखिए जो मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद में इसका जो प्रधान रस है मैंने आपको बता दिया है। प्रधान रस कौन है इसमें? प्रधान रस, अभी मैंने आपको श्रृंगार रस बताया था। तो प्रधान रस के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो प्रधान रस के बारे में याद होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो समस्या आ जाती है, क्योंकि आपसे पूछा भी जाता है कि इसमें प्रधान रस क्या है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसके अंदर जो है साथियों कुल छंद कितने थे? कुल छंदों की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो छंद थे कुल, इसके अंदर जो छंद थे वो 128। बीसल देव रासो में जो छंदों की संख्या रही ना, वो 128 रही थी साथियों। मैं ये भी आपको बता देता हूँ। और ये किसके अनुसार थी? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार, याद रख लेना भैया। ठीक है। और जो राजमती थी वो कौन थी? मालवा के भोज परमार की पुत्री थी। ये राजमती जो इसकी नायिका रही ना, राजमती नायिका, ये मालवा के भोज परमार की पुत्री थी। किसकी? भोज परमार की पुत्री रही है। याद हो जाएगा ना। चलिए, तो इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा। काल विभाजन, इस रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया। इस रचना का जो विभाजन हुआ था, बिसल देव रासु जो रचना है इसका विभाजन 4 खंडों में किया गया था साथियों। मैं अभी थोड़ा बोल देता हूँ, यहाँ पर लिखने की जगह इतनी नहीं है। तो प्रथम खंड जो है उसमें अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती का विवाह का वर्णन है। जो द्वितीय खंड है, मैं देखो बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। बिसल देव रासो में, बिसल देव रासो में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। बिसल देव रासो में जो है, बिसल देव रासो में 4 खंड थे। कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। 4 खंडों में इसे बांटा गया है। तो सबसे पहला जो खंड है साथियों, उसमें जो प्रथम खंड रहा, जो प्रथम खंड रहा उसके अंदर क्या रहा मैंने आपको बता दिया। अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसल देव और मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है। ठीक है। द्वितीय खंड की बात करेंगे बिसल देव रासो को। द्वितीय खंड में क्या रहा? जो द्वितीय खंड रहा है साथियों, द्वितीय खंड में क्या रहा बता देता हूं बोल के। रानी के किसी व्यंग्य से रूठ होकर बिसल देव वहां पर उड़ीसा चले गए थे, ये दूसरे खंड में बात करेंगे। और तृतीय खंड की अगर मैं बात करूं साथियों, बिसल देव रासो का जो तृतीय भाग रहा है या तृतीय खंड रहा है साथियों, उसके अंदर रहा था रानी जो राजमती है वो विरह का वर्णन है, और बिसल देव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन है। रानी राजमती के विरह का वर्णन और बिसलदेव उड़ीसा से लौटे थे, ये तृतीय खंड में बात करते हैं। और इसका जो चतुर्थ खंड है, इसका बिसलदेव रासु का, उसमें राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना और बिसल देव का वहां से राजमती को फिर से चित्तौड़ ले जाने की घटना हम लोग साथियों जो है चतुर्थ खंड में बात करते हैं। इसमें चतुर्थ खंड में हम इसकी बात करेंगे साथियों। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो चतुर्थ खंड में उसको उसमें क्या बात है। तो ठीक है साथियों, ये बहुत तगड़ी बातें जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर परमार रासो के बारे में। जो परमार रासो है उसके लेखक कौन है? जगनिक है। परमार आसो के लेखक कौन है साथियों? जगनिक रहे हैं। परमार आसो के लेखक किसको माना है? जगनिक को माना है। ठीक है। अब परमार आसो के लेखक जगनिक, इसका जो प्रधान रस है वो वीर रस को माना है। प्रधान रस इसमें कौन है? वीर रस है। ये ग्रंथ भी जो है गीति काव्य गेय काव्य में लिखा है, एक विरह काव्य था। इसमें उत्तर प्रदेश और या उत्तराखंड में इस काव्य में आल्हा या आलाखंड कहा जाता है।
साथियों ये जो परमार आसो है उसको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है इस काव्य को आला या आला खंड के नाम से कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आला खंड के नाम से किस रासो ग्रंथ को जाना जाता है, तो वो है परमार आसो को जाना जाता है, याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें परमार आसो में ही, जगनिक कालिंजर के चंदेल वंशीय राजा प्रमद देव का दरबारी भाट कवि था, जिससे महोबे के दो देश प्रसिद्ध वीरों आलाहा और उदल को के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन इसमें किया है। एक ये वीर गीतात्मक काव्य रहा है परमागासु। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये एक अर्ध प्रमाणिक काव्य माना जाता है। जो परमार रासो है उसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है। इसमें बात करते हैं वर्षा ऋतु पर ये आधारित है। किस पर आधारित है? वर्षा ऋतु पर ये आधारित है मित्रों, याद रखना ये वर्षा ऋतु पर आधारित है। इसमें एक बात आती है, 12 बरिस ले कुकर जिए ओ 13 ले जिए सियार, बरिस 18 17 जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये 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 लाइन जो है आ जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किस रासो ग्रंथ में है या ये किसने लिखी है। तो साथियों ये परमार रासो में है और ये जगनिक के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। और परमार रासो में जो है दो वीरों का वर्णन है, एक तो है आलाहा और एक है उदल। साथियों परमार रासो को जो है आलाखंड के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के अंदर। इसको जो है वीर गीतात्मक काव्य भी कहा जाता है, इसका वर्णन इसमें ही किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साथियों इसको अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक काव्य मानते हैं। और 12 बरस में कुकर जीवे ये वाली बात आपको याद रखनी है कि ये किसके लिए आया है। ठीक है। इसको प्रकाशित सर्वप्रथम जो है चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड के नाम से ही करवाया गया था। यानी कि आला खंड के नाम से परमार रासो को जो है प्रकाशित सबसे पहले किसने करवाया? चार्ल्स इलियट के द्वारा करवाया गया था। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से परमार रासो नाम से फिर इसको प्रकाशित कर, देखो आलाखंड के नाम से प्रकाशित चार्ल्स इलियट ने करवाया, लेकिन फिर परमार रासो नाम से जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से इसको प्रकाशित करवाया था। अगला आता है यहाँ पर खुमान रासो। खुमान रासो साथियों इसके जो रचनाकार है वो कौन है? दलपत विजय हैं। इसका रचना काल 9वीं शताब्दी आचार्य शुक्ल के अनुसार रहा। इसकी जो भाषा रही है वो राजस्थानी रही है। कौन सी भाषा है इसकी? राजस्थानी भाषा रही है। ठीक है। इसका जो रस है वो वीर रस रहा। इसका जो रस है वो कौन सा रहा है? वीर रस रहा है मित्रों। अब इसमें जो है चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का वर्णन है। इसकी प्रमाणिक और वह हस्तलिखित प्रति जो है पूना संग्रहालय में रखी गई है। किसकी? कुमार रासो की। 5वें नंबर पर आता है हमीर रासो। अब आप सबको पता होना चाहिए हमीर रासो के लेखक कौन है? सारंगधर है। कौन है? सारंगधर। इसका जो रचना काल है वो 1357 ईस्वी रहा है। हमीर रासो का जो रचना काल है वो 1357 ईस्वी रहा मित्रों। और हमीर रासो इस रचना का जो मूल ग्रंथ अभी तक प्राप्त ही नहीं हुआ है। और प्राकृत पेंगलम में इस काव्य में कुछ छंद मिले थे, उन्हीं के आधार पर इसका नामकरण किया गया। और साथियों जो हमीर रासो है वो राहुल सांकृत्यायन ने आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों को सारंगधर द्वारा रचित नहीं मानकर जज्जल के नामक इसके द्वारा घोषित किया हुआ माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द को अमीर शब्द के विस्तृत रूप में माना है, लेकिन ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती है, आप निश्चित रहिएगा। ठीक है। अगली रचना आती है यहाँ पर विजयपाल रासो। अगली रचना कौन सी है? विजयपाल रासो है मित्रों। विजयपाल रासो के जो राइटर हैं वो कौन है? नल सिंह है। विजयपाल रासो के राइटर नल सिंह है। विजयपाल रासो के राइटर नल सिंह रहे हैं। और नरसिंह भाट कौन रहे हैं? नरसिंह भाट रहे हैं विजयपाल रासो। और इस रचना का जो काल है वो 16वीं शताब्दी मिश्र बंधुओं के अनुसार 1298 ईस्वी माना है। तो याद रख लीजिएगा। ये ग्रंथ मूलतः साथियों जो मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रंथ मूलतः अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। इसमें 42 छंद हमें उपलब्ध होते हैं।
तो मित्रों, साथियों, और अब आता है रासो साहित्य की प्रवृत्तियां। अब क्या आती है? रासो साहित्य की प्रवृत्तियां। तीन प्रवृत्तियां जो मुख्य थी वो मैंने आपको पहले बता दी थी। प्रवृत्तियां कहो या विशेषताएं कहो, एक ही बात है। प्रवृत्तियां कहें या विशेषताएं कहें, एक ही बात है साथियों। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रवृत्ति आती है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की अधिकता है। साथियों, इसमें बहुत ज्यादा मतलब बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है सारे के सारे रासो ग्रंथों में, इसलिए ये प्रवृत्ति निकल के आती है कि इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। सामंता समाज संस्कृति है। सामंता समाज संस्कृति मतलब जो है इसमें राजा है, फिर उसका दरबारी कवि है, फिर वो लिखता है। इस तरह से जो है राजा महाराजाओं वाली बातें इसमें चल रही थी। तो सामंता समाज संस्कृति, यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। ऐतिहासिक राष्ट्रीयता का इसमें अभाव रहा, ये अच्छा है। ऐतिहासिक राष्ट्रीयता का अभाव है। युद्धों का जीवंत वर्णन है, बिल्कुल सही बात है, आपने भी देख लिया है। ये संदिग्ध है। अर्ध प्रमाणिक रचनाओं की बहुत ज्यादा बहुलता इसमें रही है। नारी का रूप सौंदर्य इसमें किया गया है। प्रकृति के बहुआयामी स्वरूप देखने को मिलते हैं सभी ग्रंथों में। आप सबको पता है वीर और श्रृंगार इसकी प्रधानता रही है। विरहानुभूति और मार्मिक अभिव्यक्ति बहुत देखी गई है नायक नायिकाओं के बीच में। शिल्पगत विशेषता बहुत रही इसके अंदर। तो साथियों, ये 10 विशेषताएं या 10 काव्य कृति, ये 10 प्रवृत्तियां मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, बहुत तगड़ी है। और मित्रों, जो रासो साहित्य है वो हमने आदिकाल का आज पूरा किया है। साथियों, आपको ये नोट्स कैसे लगते हैं, मेरी मेहनत आपको कैसी लगती है, प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो 20-20 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 50-50 हजार देकर के जो इधर उधर कोचिंग कर रहे हैं, मैं आपसे दावा करता हूं मित्रों, मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी की पूरी तैयारी आपको यहाँ कराने वाला हूँ। जो मैंने नोट्स पढ़े हैं, जो मेरे नोट्स हैं, बहुत तगड़े नोट्स हैं। आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन को प्रेस करके रखना ऑल पर, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आपको मिल जाए। टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए। और अगर मैं सच्चे दिल से मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो जरूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी हौसला मिले। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। वीडियो मिले उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये आपके लिए है और किसी के लिए नहीं। बहुत सारे लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं कि ये ऐसा तुम मत करो, इससे फिर हमारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं इससे मानने वाला नहीं हूँ। आपके लिए समर्पित है साथियों। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।